नमस्कार, मैं विकास कुमार सत्य बहुमत के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं। आज की जो राजनीतिक सरगर्मियां चल रही है, चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव दिल्ली के 7 सीटों पे होने वाले हैं, नामांकन चल रहा है और उसी संदर्भ में पार्टियां अपने अपने तरह तरह के दावे भर रही हैं, तरह तरह के लोक लुभावन लॉलीपॉप भी दे रही हैं। कोई पिछले कई सालों से आटे चावल दाल फ्री दे रहा है, तरह तरह के लोक लुभावन बातें हो रही हैं। इसी बीच हम बात करेंगे कि जहां सत्य बहुमत पार्टी भी अपना नामांकन सत्य बहुमत पार्टी से माफ़ कीजिएगा सत्य बहुमत पार्टी के से सतदेव चौधरी जी ने भी नामांकन भर दिया है और वो अपना अलग जो विचार रखते हैं, बिल्कुल इस सारी तमाम पार्टियों से अलग बहुमत का उनका एक विचार है, जिसको कहते हैं कि गठबंधन मुक्त राजनीति होनी चाहिए, यानी जोड़ तोड़ की सरकार एक भ्रष्ट राजनीति है। वहाँ पे सत्य बहुमत को लेकर के आ रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं ब्रजेश कुमार जी और हमारे दाहिने तरफ हैं श्याम मोहन जी। आप दोनों का सब बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इसी विषय पर चर्चा करना चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ पार्टी तमाम दावे करती है गरीबी हटाने का, गरीबी मिटाओ। एक समय था जब गरीबी कांग्रेस का साथ लाओ और गरीबी मिटाओ, और आज भी वही गरीबी मिटाने की बात सत्ता पार्टी कर रही है। वो कई तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर रही है कि भाई इतने परसेंटेज जो है हमारे गरीबी रेखा से लोग उबर चुके हैं लोग, और अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे विदेशों में डंका बज रहा है और हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसी बात है? ब्रजेश जी, आप जरा बताएं इसके ऊपर। आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मोदी जैसा आप एक तरफा मन की बात बोले जा रहे हैं कि पार्टियां बात करती गरीबी हटाओ, गरीबी के लिए कर रही, नारे दे रही है। कौन सी पार्टी अभी गरीबी पे बात कर रही है? गरीबी पे तो बात ही नहीं हो रहा है, बात तो धार्मिक मुद्दों पे हो रहा है। मीडिया पता नहीं कैसे वो अलग से जो चीज़ ना भी बोली जा रही है वही बोल रही है ताकि सरकार बनी रहे। दूसरी पक्ष की मीडिया जो है कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार आ जाए। गरीबी पे बात कहाँ हो रही? गरीबी पे बात होती तो मीडिया ये सवाल पूछती कि अगर देश से गरीबी हटाई जा रही है तो 40 करोड़ लोगों राशन लेने वालों से संख्या 80 करोड़ कैसे पहुंच गई? फिर ये 40 करोड़ नए लोग क्यों आ गए? अमीर लोग राशन ले रहे हैं क्या? और जब अमीर लोग अगर राशन ले रहे हैं तो भारत सरकार इसका मतलब देश के लोगों को करप्ट बना रही है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। बेसिक सी बात है भाई, 5 केजी राशन गरीबों के लिए है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोग। तो आप धीरे धीरे लोगों को पॉवर्टी लाइन से नीचे ले जा रहे हैं और नीचे ले जाकर राशन दे रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि अमीरी गरीबी हटा रहे हैं, तो या तो देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और नहीं तो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दो सीधी सी बात है। तो गरीबी पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। गरीबी पे चर्चा हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ठीक है। वो नारा धीरे धीरे बदल गया कि गरीबों को हटाओ। गरीबों का साथ कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, गरीबों का साथ नहीं है, किसी का हाथ गरीबों के साथ नहीं है। आप समझिए बेसिक सी बात है कि गरीबी हटाओ का नारा है, मिशन है गरीबों को हटाओ, ठीक है। आप देखे होंगे बड़े बड़े शहरों से। आप मानते हैं गरीबी तो है ना अभी? हाँ है, बिल्कुल गरीबी है, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी इस देश के 80 करोड़ लोग, 140 में से 180 करोड़ लोग, यानी 60 करोड़ लोग ही हैं जो ये मना कर रहे हैं कि हाँ राशन हमें नहीं चाहिए या उन्हें नहीं मिल रहा है। नहीं चाहिए नहीं, उनमें भी बहुतों लोगों का राशन कार्ड बने ही नहीं है। अगर बनने लग जाए तो वो भी संख्या बढ़ के हो जाएगी, हो सकता है 100 करोड़। तो इस देश में गरीबी का ये आलम है कि 5 केजी राशन के लिए, जिसकी कीमत मुश्किल से 5 केजी के अगर 22 रुपये, 40, 30, 23 रुपये, 25 रुपये भी चावल के प्राइस जोड़ेंगे, आप 30 रुपये भी जोड़ेंगे तो 150 रुपये, 150 रुपये का वो हर महीने इंतजार करते हैं कि मुझे सरकार की तरफ से 150 रुपये मिलेंगे। तो ये देश की आर्थिक दुर्दशा की कहानी है। आप इसको जितना बोस्ट कर लेना है बोस्ट कर लीजिए, जितना डंका पीटना है डंका पीट लीजिए। अगर कुछ लोगों को अमीर होना, अगर जीडीपी बढ़ना, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो भाई अंबानी की सारी संपत्ति जोड़ी जाएगी तो दिखेगा ज्यादा, क्योंकि अंबानी की संपत्ति बहुत ज्यादा है। अंबानी पूरी दुनिया में 9वें स्थान पर सबसे अमीर आदमी है। अडानी की संपत्ति जोड़ी जाएगी जीडीपी में तो अडानी के साथ दिखेगा कि हाँ देश बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ अडानी आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ अंबानी आगे बढ़ रहे हैं। इससे देश के गरीबों का कोई भलाई नहीं हो रहा है। इस देश के मिडिल क्लास वर्ग को धीरे धीरे कंज्यूमर बनाया जा रहा है और कंज्यूमर के माध्यम से जो उनकी बहुत ही हार्ड अर्न मनी जिसको बोलते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से कमाई थी उनके पुरखों ने, उसको बेच के खाया जा रहा है बस। और धीरे धीरे गरीबी बढ़ रही है, गरीबी घट नहीं रही है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तो मोदी जी ने बहुत सारे आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के ऊपर में, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, कि भाई इतने घोटाले हुए। नाम ए से लेकर के जेड तक गिनाती थी, कोल घोटाला, 2G घोटाला, कई आदर्श घोटाला, कई घोटालों के नाम थे। अब स्थिति यह है कि वो घोटाले लास्ट में इधर जब उस पर जांच हुए तो पता चला कि 2G घोटाला, ये सब कोल घोटाला कोई था ही नहीं उन सबको, बाकी वो सब चीज़ें बरी हो गई। और जो लोग थोड़े उसमें थे वो सब बीजेपी में भी शामिल हो गए।
तो अब वो घोटाला नहीं रहा। तो क्या ये लोगों को वाकई ऐसा लग रहा है कि भाई कांग्रेस ने अच्छा शासन नहीं किया इसलिए बीजेपी को हटाया? अब क्या मुद्दा है जिसमें लोग इसमें विरोध करें या किसको पक्ष में दे? अब मुद्दा है क्या, मुद्दा बन क्या रहा है एक्चुअली में? एक्चुअली क्या होता है, मुद्दा बन क्या रहा है और बनाना दोनों अलग अलग टर्म है। जी। क्या होता था कि मुद्दा बनाई जाती है, उसको जनता तक पहुंचाई जाती है। तो 14 से पहले तक कुछ हद तक इस देश के लोग जो थे वो एक सही मुद्दे उठाते थे और उसके आधार पर जनता तक पहुंचाते थे। बेशक कांग्रेस के खिलाफ जो 2G स्पेक्ट्रम हुआ या जितने भी आदर्श घोटाले हुए या फिर कोयला घोटाला हुआ, जो भी घोटाले हुए और घोटाले के जो आरोप लगे तो उसके खिलाफ तब भी थे हम, और आज भी जनता को रहना चाहिए। और मुद्दा तब भी थे, आज भी रहने चाहिए। लेकिन दुख इस बात का होता है कि तब के बुद्धिजीवी वर्ग उस समय घोटाले के खिलाफ खड़े होते थे, आज के बुद्धिजीवी वर्ग घोटाले के साथ खड़े हो रहे हैं और रेपिस्टों को बचाने में लगे हुए हैं, बलात्कारियों को बचाने में लगे हुए हैं। और उनका कोशिश यही है कि एन केन प्रकरण सत्ता बनी रहे और सत्ता से मेरी जो है हिस्सेदारी, सत्ता से जो कट कमीशन है वो कमीशन मिलता रहे। और इस बुद्धिजीवी वर्ग जो है, आज बुद्धिजीवी वर्ग चंदाजीवी वर्ग में बन गया है। जो बुद्धि से खाते थे वो चंदा पे खाने में विश्वास रखने लगे हैं और वो चाहते हैं किसी तरीके से चंदा आए और चंदा के माध्यम से हम खाते रहें। तो इस देश में बुद्धिजीवी वर्गों का ह्रास हुआ है, इस देश में पढ़ने लिखने लोगों वालों का ह्रास हुआ है, इस देश में स्वतंत्र मीडिया का ह्रास हुआ है, इस देश में मतलब ब्यूरोक्रेसी के चरित्र का ह्रास हुआ है, और इस देश में आम जनता के मोरल वैल्यूज का भी ह्रास हुआ है, सबका ह्रास हुआ है। तो इसके पीछे अगर हम देखें श्याम मोहन जी कि ये जो बातें हो रही हैं कि भाई ये इतने तरह के जो ह्रास हो रहे हैं, गिरावट आई है मोरल वैल्यू में लोगों के, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो किसी तरीके का अधिकारी वर्ग हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, न्याय प्रणाली हो, जजेज वगैरह भी कई देखे गए हैं जो कि एक किसी तरीके से भ्रष्टाचार को आरोप लगा है और गलत उन्होंने न्याय भी दिया है, और न्याय को जा करके कुछ साक्ष्यों को इधर से उधर करके उसके साथ कई तरह से गलत उस पर डिसीजन लिए गए हैं और सरकार उसमें साथ खड़ी रही है। तो वाकई इस तरीके से जो पूरा सिस्टम जो दिख रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में इस तरह से सिस्टम कैसे ये इसमें चल रहा है, यही अपने आप में एक आश्चर्य है। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या मतलब रास्ता हो सकता है, कैसे निकला जा सकता है इससे? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपको थोड़ा सा इसको शायरी वे में समझाता हूँ जी। जिनकी याद में हम बरसों रोते रहे जी, बेवफा वो निकले बदनाम हम होते रहे। मधोसी का आलम तो देखिए धूल चेहरे पे थी और हम आईना धोते रहे। वाह वाह वाह। हम तो हमेशा जो है ना जनता को हम दोष देते रहे जी कि आपने इस व्यक्ति को चुना है इसलिए ये व्यक्ति जो है ना कि आपके साथ गलत कर रहा है जी। हमने अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं मानी, हम नेताओं ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी, या इस लोकतंत्र में जो जिसको हम मानते हैं कि भाई एक लोकतंत्र के अंदर लोगों की जो भागीदारी होती है जी जी, उसको हमने कभी नहीं परखा। सिर्फ और सिर्फ हम उस जनता को दोष देते रहे, उन्हीं के ऊपर दोष मढ़ते रहे, विपक्ष हो चाहे पक्ष वाला हो। आज वो पक्ष में है तो कह रहे पब्लिक ने हमको जिता करके भेजा है, हमारे पास बहुमत है। इनके पास जिनके पास बहुमत नहीं है, जो विपक्ष में बैठे हैं, वो कह रहे हैं आप ही लोगों ने तो इनको चुना है, ये गलत किया है। तो यही बात है कि अगर जब तक आप अपने जो मैं जो कह रहा हूं कि जो धूल चेहरे पर आपके है, मतलब जो आपके सिस्टम में जो खोट है, कमी है, जब तक उसको आप दूर नहीं करते हैं तब तक किस तरह से गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, इन सब से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो सिस्टम में क्या खोट है, आपको क्या नजर आता है? खोट है क्या एक्चुअली में? जरा दर्शकों को बताइए। पहले तो किसको समझते हैं आप? पहले तो हम क्या करते हैं कि लोकतंत्र में भाई आप सरकार जो बनती है जी, उसके बारे में कोई आप इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। भाई चुनाव होते हैं, देश की कोई पार्टी लोकतंत्र के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार कैसे बनती है और कैसे बनाई जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, लोकतंत्र में 543 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़ी करती है, लोग वोट डालते हैं, वो जीत जाता है और फिर सरकार बनती है बहुमत से। किसके बहुमत से बनती है सरकार? सांसदों के बहुमत से बनती है। सांसदों के बहुमत से बनती है। सांसदों यही तो हमारा सिस्टम है ना, सांसदों के बहुमत से सिस्टम। ऐसा कहाँ सिस्टम लिखा हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है कि आप सांसदों के बहुमत से सरकार बनाओ? कहाँ लिखा हुआ है? 272 आजादी के बाद से जो व्यवस्था चली आ रही है हमारे देश में, व्यवस्था नहीं, इसको व्यवस्था मत बोलिए, इसको व्यवस्था बोलिए, ज्यादा बेटर होगा जी। आप जो जबरदस्ती जनता में जैसे आजादी के बाद थोप दी गई ना और उसको व्यवस्था नाम दे रहे हैं, वही कुव्यवस्था एक्चुअल में। कहीं भी इस बात का
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इसको बोलते हैं संवैधानिक प्रमाण कहीं नहीं इस बात का कि इस देश में सरकार बनाने की प्रक्रिया क्या है। इस देश में इस बात की प्रक्रिया जरूर है कि सांसद कैसे चुने जाएंगे, विधायक कैसे चुने जाएंगे। अब हम सांसद विधायक चुने जाने के तरीकों के खिलाफ भी नहीं है। जनता सबसे अधिक किसी सांसद को वोट देती है, वो सांसद विजयी घोषित हो जाता है, हम बिल्कुल उसके साथ सहमत हैं। विधायक को सबसे अधिक किसी क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से वोट मिलता है, वो विधायक हो जाता है 5 सालों के लिए, ये भी स्वतंत्र चीज है। मुखिया को, प्रधान को जो सबसे अधिक 5 सालों के लिए वोट मिलता है, ये भी स्वतंत्र है। लेकिन प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर जोड़ तोड़ क्यों, मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोड़ तोड़ क्यों? और ये जोड़ तोड़ जो हो जाती है, तो हमारा यही कहना है, यही मेन कंसर्न हमारा, यही कंसर्न है कि भाई अगर आप वोटों के बहुमत से विधायक सांसद चुनते हो, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसको हम स्वीकार करते हैं। अरे आपने कोई व्यवस्था बनाई ही नहीं सरकार बनाने के लिए। अरे साहब, जो सरकार अभी है आज की सरकार जी, उस सरकार के सांसद जीते हुए हैं जी, और सांसद जो जीते उसको वोट तो मिला है ना। फिर तो आप यही लिख दीजिए ना संविधान में, संविधान में लिख दीजिए कि भाई इनको वोट ज्यादा मिला हुआ है, इनके विधायक ज्यादा हैं, नहीं, और नहीं। ये सरकार बना सकते हैं। भाई जो सांसद को वोट मिला है तो जी। वोटों के बहुमत से जीता हुआ है, जी। तो सांसदों में ही तो वोट निहित है लोगों का। फिर आप कौन से वोट की बात कर रहे हैं अब आप? इसका एक उदाहरण देखिए, मैं बताता हूँ, पूरे देश के अंदर आपने चुनाव करवाया, बिल्कुल ठीक है। हाँ। फिर आपने ये सभी लोग अपने वोट से जीत के आए, चुनाव जीत के आए। तो बताइए ये कि जिस पार्टी को, मतलब 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा पूरे देश में सभी सांसदों का मिला करके, हारे व जीते दोनों के, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला, वो पार्टी के आप उसको जीता हुआ मानेंगे कि जिसके सांसद ज्यादा है उसको जीता हुआ मानेंगे? भाई लोकतंत्र के अंदर वोटों के बहुमत की वोटों के बहुमत को महत्व चाहते हैं, जहां पे टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल करते हैं, वहां पे वोटों की महत्ता होनी चाहिए, सांसदों की महत्ता क्यों हो रही है? देखिए, हमारा संघीय ढांचा है ना भारत, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे देश में। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हमारा एमपी है, जो सांसद, वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि सांसद में ही जनता का वोट निहित है। तो जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँच गया हमारे वोटों से, तो हमारी बात रख रहा है और उसमें हमारा वोट निहित है, तो हमारा लोकतंत्र भी हो गया, हमारा वोटों की हमारी रिप्रेजेंटेशन भी हो गई। फिर इसमें क्या दिक्कत है आपको? जो आपके विधायक सांसद हार गए, उनकी क्या वैल्यू रही? एक और चीज उन्होंने कहा कि आपने वोट दिया, वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव, वो अपनी बात रख रहे हैं। हाँ। अगर वो बात रख रहे हैं तो जीत के आते हैं समाजवादी पार्टी से, वोट दे रहे हैं बीजेपी के लिए, जीत के आते हैं बीजेपी से, वोट दिए कांग्रेस को लिए कर्नाटक में, जीत के आते हैं कांग्रेस से, वोट दिए मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए। आप एक चीज सर सुन लीजिए, सीमत पे जीते ना, राज्यसभा का चुनाव हुआ हाल ही में, आपने देखा? राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकसभा में बात कर रहा हूँ। राज्यसभा के साथ एक बार में विधायक जो थे सर, लोकसभा विधानसभा एक चीज होती है, आप समझिए चीजों को मैं कहना चाह रहा हूँ। उसमें सांसद विधायक को क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है। विधायक क्या करता है, राज्यसभा के चुनाव में आप मेरा सवाल समझ रहे हैं, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं लोकसभा चुनाव का उदाहरण दे रहा हूँ, जिससे कि एक चुनाव के माध्यम से एक सरकार बनती है और सरकार हमारे को सिस्टम चलाती है, ठीक है। तो वो सरकार जब बनाने के लिए सांसद तो चुना जाता है वोटों के बहुमत से, लोग डालते हैं, यानी कि उस सांसद जो चुना गया वो लोगों के सहमति से हुआ है ना, वो जबरदस्ती तो सांसद नहीं बना और वो बहुमत से जीता है। तो जब वो जीत करके सरकार में शामिल हो गया तो उनके वोट भी शामिल हो गए उसमें। फिर इसमें क्या ऐतराज है आपको? ऐतराज ये है जी, अभी हाल ही में एक उदाहरण दूंगा मैं। अभी हाल ही में एक बिल पास हुआ जिसमें जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट और एक क्या बोलते हैं इंडियन पेनल कोड और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीनों संविधानों में, मतलब तीनों कानूनों में बदलाव किया गया और नई बुक लाई गई। उसमें एक प्रावधान जोड़ा गया कि जो एक्सीडेंट होगा, अगर एक्सीडेंट में रिपोर्टिंग नहीं करेगा ड्राइवर, तो उसको क्या होगी, 10 साल की सजा होगी या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा मैक्सिमम तक। पहले जनरली 2 साल के लिए था और बेलेबल ऑफेंस था, अब जनरली नॉन वेलेबल कर दिया। अब मुझे बताइए, जितने दर्शक होंगे आपके, कोई टेम्पो ड्राइवर, कोई ऑटो ड्राइवर, कोई बस ड्राइवर धक्का खुद से तो मारना चाहता नहीं है। अब वो धक्का खुद से मारना चाहता, धक्का उसे लग गई एक्सीडेंट से। अब अगर वो एक्सीडेंट साइड पे रुकता है तो पब्लिक अवेयर इतनी ज्यादा तो है नहीं, पब्लिक उसे क्या कर देगी रुकने के बाद, उसकी कचूमर निकाल देगी मार के। तो अपनी जान बचाने के लिए उसके पास एक विकल्प बचता है कि भागे, वो वहां से भागता है तो वो क्या कर देगी, पुलिस उसे 10 साल की सजा सुना देगी। अगर वहां खड़ा रहता है तो पब्लिक उसे मार देगी। तो आपने जो एक तरफा कानून बनाया, अब मुझे बताइए कि क्या इस देश के 545 सांसद में से विपक्ष के सांसदों को हटा दें, जो भी बीजेपी के 325 सांसद है जो बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो 325 लोगों ने इसका समर्थन किया, क्या उस 325 लोगों के क्षेत्र की जनता इस बिल का समर्थन करेगी? क्या उस क्षेत्र में टेम्पो ड्राइवर नहीं रहते? तो लोकतंत्र ने तो अधिकार दिया है ना उनको विरोध करने का। किसको?
जनता को उधर अपना प्रदर्शन करे, विरोध करे। आपने तो कहा कि वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, तो उनको चाहिए था ना इस मुद्दे पे स्वतंत्र होने के लिए कि नहीं ये बिल पास नहीं होनी चाहिए, इस बिल के खिलाफ मैं वोटिंग दूंगा। लेकिन बीजेपी के एक भी सांसद ने, एनडीए गठबंधन के एक भी सांसद ने इस बिल का विरोध नहीं किया। एक और उदाहरण, एक जो ये है आपका ट्रिपल कानून आया जो किसानों के बिल के लिए, किसान बिल 3 आए, किसान बिल को बीजेपी के एनडीए के सारे संगठनों ने समर्थन दे दिया जी। 1.5 साल तक लगातार किसान रोड पे मारे गए जी, सैकड़ों किसान शहीद हुए, और उसके बाद बिना चर्चा के जो पास हुआ था बिल, वो सरकार मजबूर हुई 1.5 साल बाद और उस बिल को वापस लिया। आप मुझे बताइए कि वो जो 325 सांसद जीत गए थे वो अपनी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो चलिए ठीक है, मैं आपको बात से सहमत हूँ, नहीं कर रहे थे। तो आपके पास क्या मॉडल है, क्या प्रोग्राम है जिससे आप उनको न्याय देंगे? बिल्कुल, मैं यही चीज कहना चाहता हूं, उन सारे किसानों को जो आपने अभी उदाहरण दिया, टेम्पो ट्रक ड्राइवरों को, क्या ऐसा मॉडल है, क्या प्रोग्राम है? देखिए बेहतर मॉडल ले रहे हैं, जैसे श्याम मोहन जी ने समझाया कि जनता के बहुमत से सरकार बनेगी। कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, XYZ से लेकर Z तक 26 पार्टियां चुनाव लड़ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर वो प्री पोल अलायंस करके चुनाव लड़ती है तो एक सिंबल के अंदर लड़ ले, अगर प्री पोल अलायंस करके नहीं लड़ती है तो आगे जाकर उनका संभावना खत्म। और जिस पार्टी को भी सबसे अधिक वोट मिलता है, प्री पोल अलायंस में तो एक सिंबल पे लड़ने का मतलब एक पार्टी होगी, एक पार्टी, बिल्कुल। तो फिर आप एक कहो ना कि एक पार्टी आ जाए सीधा, एक मतलब उस पहले से अलायंस करे हो कि हम एक पार्टी के एक बैनर तले लड़ेंगे। आज जो अलायंस होता है सिंबल नहीं मर्ज होता है, बिल्कुल गलत है। हाँ, इसीलिए हार रहे हैं ये। तो अब मैं कह रहा हूं कि सबसे अधिक जिस पार्टी को वोट मिल जाएगा 5 साल तक उसे बिल्कुल स्वतंत्र है वो किसी भी फैसले, किसी भी निर्णय में फैसला लेने के लिए, और 5 साल बाद जनता उसे जज करेगी। अगर कोई बिल आती, समझ यही बिल आती है, मैं जो बोलो किसान बिल ही आती, किसान बिल में अगर बीजेपी की सरकार ये जी 5 साल तक आप कह रहे हो कि कोई भी फैसला ले मनमानी करे तो फिर तो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। सुन तो लीजिए सर, आप सुन तो लीजिए, ऑटोक्रेटिक होगा ही नहीं ना। हमने बोला कि जैसे किसान बिल ही है, मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार क्या लाती, बिल लाती किसान बिल, उसके सांसद सबसे अधिक थे, उसको वोट भी ज्यादा मिल गई थी, मान लिया जैसे मिल गई इस बार बीजेपी को सबसे अधिक वोट भी मिली है। अब उसमें सांसद अगर स्वतंत्र होते तो 325 में से 100 लोग 150 लोग तो ऐसे होते जो इस बात को कहते कि नहीं ये बिल पास नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बिल क्या है हमारे क्षेत्र के। तो आप कह रहे हैं कि विप नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात है, सिस्टम में कमी है। तो ठीक है, आज की व्यवस्था में सभी फटा दो खत्म। सिर्फ व्हिप हटाने से नहीं होगा। फिर आप सिर्फ व्हिप हटाने से काम नहीं चलेगा जी। ये एक्चुअली क्या होगा कि अब देखिए व्हिप हटाने की बात कर देंगे अगर, तो ठीक है, तो टेसिट कंसर्न बन जाएगी और पार्टियां क्या करेगी, जोड़ तोड़ फिर भी संभव रहेगा क्योंकि बिल पास कराने का फिर तो गेम वही है ना। आप समझिए, बिल पास कराने का जो गेम रहेगा कि नहीं 272 चाहिए जी जी, क्या बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, जो टर्म चाहिए अलग अलग, ठीक है, उसके लिए फिर जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि स्वतंत्र हो, बिल्कुल जी, बिल्कुल ही स्वतंत्र हो। सांसदों को किसी भी सरकार का, अपने पार्टी अध्यक्ष का इस बात का भय न हो। सांसदों को भय हो सिर्फ अपनी जनता का कि हमने, जैसे सांसद ने वोट दिया पक्ष में, वो खुल के बोले कि मैंने किसान बिल के समर्थन में पक्ष दिया है, हमने किसान बिल के विपक्ष में वोट दिया है। अब जनता डिसाइड करेगी कि इसने पक्ष में वोट दिया तो अगली बार इसको सांसद बनाना है कि नहीं बनाना है। जनता डिसाइड करेगी कि इसने टेम्पो जो एक्सीडेंट बिल पे जो कानून बना है उसका समर्थन किया है तो इसको संसद में भेजना है अगली बार कि नहीं भेजना है। और जब इस तरीके से जनता का चुनाव होगा, जनता के द्वारा, मतलब आप ये चाहते हैं कि सांसद किसी दबाव में निर्णय ना ले, स्वतंत्र रहे, दबाव में ना, पार्टी का कोई बोझ ना हो उनके ऊपर। लेकिन साहब पार्टी को चलाने के लिए एक सिस्टम, एक व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, व्यवस्था मैं बोल रहा हूं। हाँ। और आप कहो एक तरफ तो व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरी तरफ वो पार्टी का जो कैंडिडेट है वो बात भी ना माने, आला कमान का, दोनों एक साथ कैसे हो? नहीं, आला कमान की बात की जब इसमें देखिए, आप ऐसे मानिए ना कि लोकतंत्र के अंदर आप बहुमत किसका मानते हैं? वोटों का बहुमत मानते हैं कि वोटरों की भागीदारी सरकार में कुछ है? आज की जो मौजूदा सरकार है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो सारा गेम खिला रहे हैं सांसदों के आसपास। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या इस सरकार, जो मौजूदा सरकार है या हिंदुस्तान में बनने वाली सरकार में वोटरों की कोई महत्ता है? वोट चुनाव में तो वो खाली सांसद बनाने तक उसके वोट की वैल्यू है जी, उसके बाद वोटरों की कोई वैल्यू नहीं है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि वोटरों के बहुमत से सरकार बनेगी। तो आप कैसे, तो फिर ऑटो वाला जो ये सब बातें कर रहे हैं ना, उनकी जब भागीदारी होगी ना तो सांसद डरेगा। आप स्पष्ट करिए, आप वोटरों को कैसे वैल्यू दिला रहे हैं? मैं वैल्यू ऐसे दिला रहा हूं, आज नहीं है वो क्या है बताइए जरा। ये कहने का ये मतलब है कि हमारे वोटरों की जो भागीदारी, अभी जो हम वोट दे रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ और सांसदों विधायकों की वैल्यू है। वो ऐसे है कि हमने तो सांसद अपने जितवा दिए, सांसद को सबसे ज्यादा वोट दे दिया जी। अब सांसद तो हमने चुन लिया, यहाँ तक तो बात ठीक है जी, सरकार बन गई। फिर उसके बाद वो सांसद क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसमें सरकार बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है जी। तो जिस व्यक्ति को कोई डर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है जनता से, तो अपना बेलगाम होकर काम करता है वो।
जहां मन करता है वहां वोट करता है, जहां सही के लिए नहीं वोट करता। आपका मुद्दा क्या है? पैसे लेकर के वोट करता है। आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यही है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर वोट मिले, विधायक सांसद भले ही उसके कम हो, लेकिन वो सरकार बनाए। और ये चाहते हैं कि ये जो है विधि व्यवस्था जो वोट मिलने वाली, इसको लिखित में किया जाए। लिखित मान लीजिए दो पार्टियां, ये तो जब भी संभव है ना, जब आपकी सरकार आए और आप बहुमत में आए, और फिर वो संभव हमारे से से नहीं है। ये सब वो संभव तब है जब जनता हमारी बात समझ जाए, जनता हमारे साथ खड़ी हो जाए। जब सरकार मैंने वही कहा ना, तो जो अभी जो आप सत्यदेव चौधरी जो चुनाव लड़े सद्बहुमत पार्टी से, वो क्या इनका मुद्दा क्या यही है या कुछ और भी बात कर रहे हैं? हम इसी मुद्दे पे जनता के बीच में जा रहे हैं। यही हमारा मुद्दा है। हम लोग मतदाताओं के बहुमत सरकार की डिमांड कर रहे हैं और चाहते हैं कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनेगी। हमारा ऐसा मानना है, प्राकृतिक सच्चाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने किताब में लिखा भी है कि ये प्राकृतिक सच्चाई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है कि जब मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनेगी तो ये जो व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं ना, ऑटो वाले को जेल में डाल दिया, ऐसे कर दिया, ये सब स्वतः समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि उसको सुनिए, जो पार्टी है जिसकी सरकार बन रही है, अगर वो ऐसी गलती करेगा तो उसको ऑटो वाला का भी वोट चाहिए, टीचर का भी वोट चाहिए, एडवोकेट का भी वोट चाहिए, प्रोफेसर का भी वोट चाहिए, काम करने वाले लेबर का भी वोट चाहिए। तो उसको सबको इकट्ठा करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान से वोट लेने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार उसको फिर हटा दिया जाएगा। ठीक है सर, पेनिकिया टर्म होता है इंग्लिश में, क्योर टू ऑल, सारी समस्याओं का समाधान। तो ठीक है, इस बात को मैं समझ गया, लेकिन जहां एक तरफ जो मतदाता है वो महंगाई से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, बीमारी से, अपराध से, गंदगी से, कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, वहाँ इस बात को समझना बड़ी कठिन है, एक मुश्किल सा है। पहले तो देखिए इस देश में क्या होता है, जब सरकार जब मतलब चुनाव हो जाता है, उसके बाद हमारा सारा समय करीब 1-1.5 महीना हमारा सरकार बनाने में लग जाता है कि बहुमत किसका है, किसको प्रधानमंत्री बनाए, किसको क्या करें, इसी में समय निकल जाता है। फिर उसके बाद हम सोचना शुरू करते हैं कि इस देश के बारे में हमको क्या करना है। फिर हम वो चीजें ऐसे नहीं कर पाते हैं जैसा हमको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई बहुमत का आंकड़ा नहीं है, कोई इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और हम ये मतलब एक अनप्लान्ड तरीके से काम करते हैं। उसका खामियाजा जो है ना, जनता को भुगतना पड़ता है। मैं एक चांदनी चौक का ही उदाहरण लेता हूँ। चांदनी चौक के जो मतदाता हैं वो क्या कहते हैं आपसे? चांदनी चौक के मतदाता हमसे कहते हैं कि आपका विचार पहले आ जाना चाहिए था। हम लोग इसका समर्थन मैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं, ऐसा कोई झूठी बात नहीं है, ग्राउंड पे हम जाके बात करते हैं, लोग कह रहे हैं कि ये बात सही है, 100% सही है। सत्य बहुमत के विचारों के आधार पर ही सरकार बननी चाहिए। इस देश का भला तभी हो सकता, नहीं तो भला नहीं हो सकता। अगर उसी जनता के पास बीजेपी वाले भी जाते हैं, आम आदमी पार्टी भी जाते हैं, कांग्रेस भी जाती है, तो जनता क्या उनको जवाब देती होगी? फिर जनता जवाब देती है, उनको मना करती है। अभी आप देखिए ना, कितने वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं गठबंधन की राजनीति भ्रष्ट राजनीति है। हम तो कहेंगे, आप लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम लोग इंडिया गठबंधन के खिलाफ हैं। हम लोग उस हर व्यक्ति के खिलाफ हैं जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करता है। आप समझिए, जनता जब हमारी बातें समझ जाएगी तो जनता जो है आम आदमी पार्टी के झाड़ू से बीजेपी के कमल को पीटेगी। कमल बीजेपी से कमल लेके उसको हाथ में देगी, और हाथ जो है वो कमल हमें प्यार से स्वीकार। देखिए, मैं आपको ये कर दूं कि हम लोग किसी भी पार्टी का, किसी व्यक्ति का कोई विरोध नहीं करते हैं। चलिए, लेकिन हम इस सिस्टम का विरोध करते हैं जो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से सरकार बनाने का सिस्टम बनाया गया। ऐसा मानते हैं कि चांदनी चौक के जो मतदाता हैं उनके सामने मूल मुद्दा इस बहुमत का ही है, ना कि उनको रोजगार से लेना देना, महंगाई से लेना देना? नहीं, गलत बात है। नहीं, सारे हैं, मुद्दा तो है ना, ये तो बात है जो जमीनी हकीकत है, जो इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने 70 साल में, सुनिए, 70 साल में जो कांग्रेसियों ने पैदा किया है, जो इस बीजेपी ने जो पैदा किए, समस्याएं तो हैं, हजार समस्याएं, लेकिन समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ सत्य बहुमत से है। जी, एक बार मैं ब्रजेश से बात कर लूं। मेरा ये था कि इसका मतलब है कि ये मुद्दा नहीं है, फिर तो मुद्दा तो फिर बीजेपी ठीक ही करिए कि मैं मंदिर का और ये धर्म का मुद्दा और ये पोलराइजेशन का मुद्दा फिर ये ना, क्योंकि लोगों को तो रोजगार चाहिए और आप करें कि हम समाधान की बात कर रहे हैं ना। विकास भाई, हम कोई भी पार्टी, विकास जी ये बताइए, कोई भी पार्टी समाधान की बात कर रही है, हम लोग मुद्दे गिना रहे हैं खाली कि यहाँ पे ये खराब है, यहाँ पे ये खराब है, नाली खराब है। समाधान के लिए तो इंडिया गठबंधन के जो नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सारी चीजों का समस्या, कोई समाधान उनके पास नहीं है। जब तक ये गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, 1 लाख रुपया दूंगा जब तक महिलाओं को, पिछले 70 साल 75 सालों को भारतीय राजनीति में आजादी के बाद से इंडिया गठबंधन के
टॉप लीडर जो राहुल गांधी जी हैं उनको भी बहुत मौके मिले हैं और इस देश के बाकी पार्टियों को भी बहुत मौके मिले हैं। अगर ये सारा कबाड़ा ना राहुल गांधी की पार्टी की ही वजह से है, जो सारा कबाड़ा हुआ इस देश का राहुल गांधी में तो खुला, क्योंकि इन्हीं के पास पावर मिली ना पहले। जी। तुम ये बहुमत का उसी समय तुम फैसला कर लेते कि बहुमत हमको कैसे सिद्ध करना है, तुम यही आज तक 70 सालों में नहीं सिद्ध कर पाए। सिर्फ और सिर्फ एक बात के ऊपर ये आपकी पूरी व्यवस्था टिकी हुई है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो श्याम मोहन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ब्रजेश इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विकास श्रीवास्तव इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर ये प्रेसिडेंट चाहे तो उसी दिन बना देगा, चाहे आपके पास जो जादू या आंकड़ा की बात करते हैं ना वो हो या ना हो। जी। तो मेरा मकसद यही जानना था कि चांदनी चौक में जो आप सतदेव चौधरी लड़ रहे हैं वहाँ के मतदाता वाकई ये कह रहे हैं कि नहीं जी अगर बहुमत हमारा ठीक हो जाएगा तो हमारा अपने आप रोजगार, हमारी महंगाई, हमारी जो ये स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या, शिक्षा से संबंधित समस्या, हमारा व्यापार, हमारा कर व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था और जितनी हमारी ये आजकल जो पॉल्यूशन और ये जो सब जल की समस्या है और ये जितनी हो रही है वो सब उसी से संबंधित है। और वो कहीं ना कहीं एक बार सरकार अच्छी बनेगी, बहुमत सच्चे बहुमत से बनेगी तो सारी समस्याओं का समाधान होगा और इस बात को समझाने में आप सफल दिख रहे हैं। इसीलिए आप उम्मीद कर रहे हैं कि सत्य बहुमत पार्टी से सतदेव चौधरी इस बार चांदनी चौक से जीतेंगे। तो मेरी भी शुभकामना है कि भाई ये बात लोग समझे और उनको जिताएं और भारी बहुमत से जिताएं। और आने वाले समय में मुझे लगता है अगर ऐसी बात होगी तो पूरे देश में एक मैसेज आएगा तो शायद सरकार सत्य बहुमत की ही बनेगी। तब तक धन्यवाद आप सभी का।